मॉस्को में आतंकवादी हमले को लेकर रूस और पश्चिम यानी अमेरिका और नेटो में जबरदस्त एक वाद विवाद और शब्दों की जंग छिड़ गई है जो सीधे फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है। हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए हुआ क्या, रशिया में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसपे हमने वीडियो भी बनाया था। क्रोकस हॉल जो मॉस्को में है उसमें चार लोग थे, चार लोगों ने गोली चलाई और उसमें करीब 93 लोग मारे गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तो मारे ही गए, उसके साथ उन चारों ने यूक्रेन की तरफ रास्ता किया और यूक्रेन क्रॉस करते समय वो लोग पकड़े गए। अब जब यूक्रेन क्रॉस करते समय पकड़े गए तो मेरी एक बात याद रखिए, जो आपको शायद याद हो, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो इस मुद्दे पे था कि कहीं ना कहीं ये लोग इस आईसिस से जुड़े हैं। आईसिस यूएस के लिए काम करता है और ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इस तरह की जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां के लोग हैं, और या हो सकता है कि कुछ मिडिल ईस्ट के लोग हों। तो बाद तो ये निकला कि जो 4 लोग पकड़े गए उनमें से अधिकांश लोग ताजिकिस्तान के हैं और ताजिकिस्तान के लोग रशिया में आतंकवादी हमला करने के बाद यूक्रेन क्यों जा रहे थे, ये सवाल वहां पर प्यूटन ने खुद उठा दिया कि ये बताइए आप कि यूक्रेन क्यों जा रहे थे। अच्छा, जैसे ही यह हमला हुआ वैसे ही अमेरिका का एक बयान आया और अमेरिका ने कहा कि इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं। इसके पहले कि कोई रशिया एक्यूजेशन करता, इन्होंने सीधे कह दिया यूक्रेन का हाथ नहीं। उसके बाद रशिया ने वीडियोज रिलीज किए कि कैसे वो चारों पकड़े गए क्रॉस करते हुए यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और वहां पर वो लोग पकड़े गए। उसके बाद जब उनका इंटरोगेशन हुआ तो उनके इंटरोगेशन में उन्होंने कन्फेस किया, और ये बात वीडियो पे भी आई कि उन्होंने कन्फेस किया कि हम लोग तजाकिस्तान के हैं, हम लोगों को पैसा देके भेजा गया था ये कांड करने के लिए। किसने दिया था उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी कि कोई बहुत शेडी एंटिटी थी, उसने पैसा दिया और वो उसने पहले अफगानिस्तान बुलाया, अफगानिस्तान से उसने फिर ये किया और फिर वो कोई ऐसा कुछ उन्होंने नाम लिया कि ये मतलब प्रोस्पेक्टस या इस तरह का कोई। अब ये बताइए, मतलब ऐसी इस तरह की कहानियां हैं ये सब कि मतलब सुन के हमको लगता है कि दुनिया के लेवल पे भाई इब्ने सफ़ी की याद आती है कि उन्होंने जो अपने नॉवेल्स में जिस तरह की दुनिया दिखाई थी वो एक्चुअली होती चली जा रही। और क्योंकि इन लोगों ने कहा कि ये जो एक एंटिटी थी प्रोस्पेक्टस या इस तरह से, वो उनसे अफगानिस्तान में मिली। अब पिछले दिनों तालिबान ने बयान दिया था कि हमारे यहां पर भी कुछ मिलिटेंट्स अमेरिका छोड़ गया। अमेरिका को सीधे उसने कहा था, अमेरिका छोड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ तालिबान की यानी अफगानिस्तान की तालिबान का शासन है, रूस से दोस्ती बढ़ रही। बताइए, रूस ने ये जब सोवियत रशिया था तो उसने अफगानिस्तान इन्वेड किया था। अमेरिका ने खड़ा किया इस तरह के ग्रुप्स को जो रूस से लड़े, और सही लड़े, वो आज़ादी की लड़ाई थी और रूस ने जो किया गलत किया। लेकिन फिर रूस टूट गया, जो नया रशिया बना है और जिसमें एक नए तरह का कम्युनिस्ट रूल है जिसके बारे में आपको हम बता चुके हैं, तो वो उसके साथ अफगानिस्तान के एक अच्छे रिश्ते हो गए। और अफगानिस्तान ने अमेरिका पे, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर 9/11 के बाद सीधे अमेरिका ने वहां पर अटैक किया। 20 साल लड़ाई चली और अंततः अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। एक तरह से अमेरिका की हार हुई वियतनाम के बाद तालिबान में, और जैसे तीसरी हार जो हो रही है गाजा में अमेरिका और इसराइल की। तो अब सवाल यह है कि वहां पर तालिबान ने तो यह कह दिया कि सीधे सीधे इसमें कोई इस तरह के ग्रुप्स हमारे यहाँ पल रहे हैं, और उसके बाद ये जो लोग पकड़े गए उन्होंने भी कह दिया कि समवेयर अलोंग द लाइन देयर इज एन अफगानिस्तान कनेक्शन टू द होल थिंग। अब ये बताइए कि जैसे 5 सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं और उसके बाद अफगानिस्तान है, यहाँ के लोगों को क्योंकि भाई यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की जो सोसाइटी है जो उतनी कोहेसिव नहीं है, बहुत अभी सब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तो अभी देश बने हैं, उनकी बड़ी मुश्किल से वो खड़े हो पा रहे हैं एक देश के रूप में। तो उसमें से बहुत आसान है लोगों को इस तरह से ले जाना और किसी काम में और पैसे दे के, गरीबी बहुत है वहाँ, पैसे दे के आप कुछ काम करवाइए। तो अब ये जब सवाल आई तो जब ये सवाल आया तो रशिया के जो एक तरह के वो हैं, मतलब जो रशियन सीक्रेट सर्विस के बोर्डनिवस्की, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है और यूक्रेन के पीछे यूके, अमेरिका और पूरे नेटो का हाथ है। उन्होंने सीधे नेटो को ब्लेम किया और कहा कि इसके बारे में हम फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं और ये फैक्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा हम आपके बीच
सामने लाएंगे। और आप देखिए टाइमिंग, टाइमिंग जो पूरी बात है वो टाइमिंग ये थी कि जिस तरीके से रशिया ने फिलिस्तीनी गुटों की मॉस्को में मीटिंग की, उसके बाद रशिया जो एक प्रपोजल, क्योंकि देखिए जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल, जिसको बेसिकली अल्जीरिया लाया था, लेकिन रशिया ने उसको एक तरह से एक वो दिया, मतलब उस पर मुहर रशिया ने लगाई, क्योंकि रशिया, चाइना और इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने उसके फेवर में वोट किया सीज फायर के, अमेरिका एब्सटेन किया। तो रशिया का उसमें अहम रोल था, और कहीं ना कहीं रशिया को उसमें प्रेशर करने की भी बात थी कि अगर रशिया पीछे हट जाए तो शायद ये जो गाजा पे सीज फायर का जो ये रेजोल्यूशन है, ये जो है शायद पुटअप ही ना हो, क्योंकि अमेरिका ये नहीं देख सकता था कि एक बार फिर वो वीटो कर दे। गाजा में उसकी इतनी भद्द हो रही है, पीछे उसके मतलब इलेक्शन है, और उसकी इतनी भद्द हो रही है कि उसने कहा कि हम इस बार वीटो तो नहीं कर सकते, एब्सटेन जरूर कर सकते हैं, और वो एब्सटेन किया। और उसके बाद जो इजरायली प्रेस में और जो नेतन्याहू ने एक जैसे एक इजराइल के अखबार ने लिखा कि ही इज एक्टिंग लाइक अ स्पॉइल्ड टीनेजर हु इज रिबेलिंग अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, कि अमेरिका को हर बात में जाके वो कहता है तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने देखो हमारी बात नहीं मानी, तुमने ये नहीं किया। इस तरह से जो नेतन्याहू का जो एक अजीब सा एक बिहेवियर हो गया, यहां तक कि कुछ इजरायली अखबारों ने ये तक कह दिया है कि नेतन्याहू डिलूजनल हो गया है। इजरायली अखबारों ने जो विपक्ष के हैं कि डिलूजनल हो गया है, और ये सारे इजरायलियों को मरवाएगा, और अब खुद तो डूबे गए, हमको भी ले डूबेगा, लिटरली ये बात उन्होंने कही। अब देखिए इसके पीछे क्या है कि जब गाजा में जब हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद नेतन्याहू ने एक पूरी कोशिश की दुनिया को अपनी तरफ करने की, और उसमें लेकिन शुरू से ही डिवीजन था। केवल नेटो और वेस्ट का ग्रुप वो इजराइल के साथ था, अदरवाइज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको पहले कहा जाता था, अब ग्लोबल साउथ कहा जाता है, और उसके साथ साथ जो रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब तो खैर उसके मतलब उन्होंने हमास को कंडेम नहीं किया। और उसके बाद नेतन्याहू का ये बयान आया, और उसने मतलब प्यूटिन से एक बहुत लंबी बात हुई जो लीक हुई, जिसमें यह बात आई थी कि उसने कहा कि आज जब यूक्रेन पे आपने अटैक किया तो हम चुप थे, हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, और अब आप हम पे अटैक हो रहा है तो अब आप जो हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो प्यूटिन ने पलट के कहा कि तुम लोग इतने सालों से ऑक्यूपाई किए हुए हो, कायदे से तो रशियन आर्मी अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी। अगर वो पुराना यूएसएसआर होता, जो कि 70s में बात भी हुई थी कि जाके वो सीधे फिलिस्तीनियों की मदद करके इजराइल का तख्ता पलट कर देता, तो वो चीज प्यूटिन ने कह दी कि कायदे तुम लोगों ने इतने लंबे समय से एक तुमने वो एक जमीन कब्जाए हुए हो दूसरों की, उन पे जुल्म कर रहे हो, मतलब सारी हद पार हो गई। और ये जो गाजा में जो 30,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, और ये जो जितनी एट्रोसिटीज हुई हैं, उसके पहले का ये वाक्य है, ये 7 अक्टूबर के तुरंत बाद। तो ये सब अभी नहीं हुआ था, मतलब उस लेवल पे नहीं हुआ था, शुरू हो गया था। तो उस समय प्यूटिन ने कहा, और प्यूटिन ने कहा कि तुमने यूक्रेन पे चुप रह के तुम भी बोल देते, भाई सभी लोग बोल रहे हैं, तुम भी बोल देते। हमने तो यूक्रेन पे इसलिए हमला किया क्योंकि अगर हम यूक्रेन पे हमला नहीं करते तो नेटो यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाने जा रहा था, जो सीधे रशिया को टारगेट कर रही थी। तो ये बात प्यूटिन ने साफ कही कि हमको ब्लैकमेल मत करो इस सवाल पे। आई विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड एंड आई विल सपोर्ट गाजा, आई विल सपोर्ट द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एंड आई विल नॉट कंडेम हमास। ये बात देखिए लीक हुई थी और ये बात खोल के सामने आ गई। अब देखिए अब तो ये रशिया के ऊपर इन लोगों की नजर थी और रशिया पे इन लोगों को आतंकवादी हमला करना था। लेकिन सवाल यहां पर है कि आईसिस का, कि एक चीज जो धीरे धीरे रशिया और चाइना और ईरान प्रूफ करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने कि आईसिस जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है और आईसिस जो है अमेरिका का क्रिएशन। ये लंबे समय से बात चली आ रही है, लेकिन इसका प्रूफ, सॉलिड प्रूफ अब जाके इस अटैक में मिला है। क्योंकि देखिए क्या है कि स्पेकुलेशन करना और थ्योरीज बनाना, और बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस की इनके साथ, आईसिस के लीडर्स के साथ, लेकिन उसके किसी घटना में सीधे पकड़ना प्रूफ के साथ वो एक अलग चीज होती है। और इस बार लगता है कि जो रशियन सीक्रेट एजेंसीज हैं, जैसे बोर्डोनिवस्की की मैंने बात की, जो उसके चीफ है, उन्होंने कुछ ऐसा सुराग ढूंढ लिया है जो ये साबित करता है कि ये आईसिस के लोग थे।
और आईसिस के लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस काम को किया और उनका डायरेक्शन यूक्रेन से आया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो यूक्रेन में ही, क्योंकि यूक्रेन की तरफ वो भाग रहे थे और यूक्रेन, उन्होंने एडमिट किया कि हमसे कहा गया था कि यूक्रेन जाओ और यूक्रेन जाके वहां पर, और वहां तुम्हें कोई नहीं छू सकता, ये बात कही थी। अब आप बताइए, अब ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए जो सारे तार जुड़े हैं, आप देखिए कहां से शुरू हो रहे हैं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, ये पूरी दुनिया, और पूरा आप ये गोल चक्कर खींच लीजिए, यहां से लेके गाजा से शुरू करते हुए, इजराइल से शुरू करते हुए, उधर नॉर्थ कोरिया, रशिया, सब खींच लीजिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी इसमें एक नया इन्वेस्टिगेशन, और नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि कुछ आईसिस के लोग साउथ कोरिया तक में हैं। साउथ कोरिया, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हैं कि साउथ कोरिया में आईसिस के लोग हैं जिनको नॉर्थ कोरिया पे हमला करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ये एक बात कही। अब नॉर्थ कोरिया कुछ कहता है तो लोग उसको, वेस्ट खासतौर पे उसको मजाक में उड़ा देता है कि जैसे अरे वो तो एक अजीब सी वहां डिक्टेटरशिप है, उसकी बात का क्या भरोसा। लेकिन उसने जो बातें कही हैं वो सच हुई हैं। 2024 की शुरुआत में ही कह दिया था नॉर्थ कोरिया के लीडर किम ने कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार लग रहे हैं और रीजनल वॉर से ये शुरू हो गया। और रीजनल वॉर तो आपके सामने खड़ी है। आज ही की बात मैं बता दूं कि साउथ लेबनान में इजराइल ने हमला किया, वहां पर भी एक हॉस्पिटल को टारगेट किया, उसमें वहां 17 पैरामेडिक्स थे, उसमें से 7 मारे गए। इस्लामिक सेंटर ऑफ, मैं उस शहर का नाम बोल रहा हूं, हवरिया शायद उसका नाम है, वहां पर उन लोगों ने अटैक किया और वहां पर उसमें इतने पैरामेडिक्स मारे गए। तुरंत हिजबुल्लाह ने वापस हमला किया किरियत शिमोना, जो लेबनान बॉर्डर पे इजरायली सेटलमेंट है, और उसमें भी करीब 9 इजरायली घायल हुए हैं और उसमें 2 मिसिंग है। 2 मिसिंग है मतलब उनका पता नहीं है कि वो जिंदा हैं कि वो मर गए। तो ये देखिए, ये रीजनल वॉर तो अब ये बढ़ ही रही है। अच्छा, इजराइल की जो बिल्कुल बचपन, मतलब एक जो होता है ना, जो अय्याश बच्चा होता है, या जो हम उससे बेहतर टर्म, वो जो लठैत की हमने बात की, जो लठैत होता है, जब लठैत पागल हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता है, वो तो कहता है कि वो मालिक को भी गाली देता है। जब लठैत शराब पी लेता है वो मालिक को भी गाली देता है, ये हमने देखा है गांव में। और हम लोग देखिए इंटेलेक्चुअली हर तरह की चीजों को जानते हैं, लेकिन गांव की रियलिटी को भी पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोग वहां से निकले हैं। तो जब लठैत पागल होता है तो फिर वो इस तरह से लाठी भांजने लगता है और जमींदार को ही जबरदस्ती उसको रिस्ट्रेन करना पड़ता है। अमेरिका की स्थिति, खैर ये एक दूसरा गेम है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म यहाँ इन्वॉल्व है, और ये इतना आसान, इतना सिंपल गेम नहीं जैसे गांव में होता। लेकिन एक एनालॉजी मैं ड्रॉ कर रहा था। अब अमेरिका में देखिए, इन्होंने अपना, जब अमेरिका ने एब्सटेन किया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, तो नेतन्याहू ने एक डेलीगेशन अपना वहां से वापस, मतलब भेजा नहीं जो भेजने वाले थे, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए योवर गैलेंट, और इस समय बातचीत चल रही है पेंटागन की और योवर गैलेंट में, मतलब जो पेंटागन, जो अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर्स है, और योवर गैलेंट में ये पूरी बातचीत चल रही है कि आगे क्या करना है, आगे राफा में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि एक तो अमेरिका ने एक हल्का सा एक चपत तो लगा दी, अब अमेरिका अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा। अमेरिका की प्लानिंग दूसरी है। अमेरिका की प्लानिंग ये है कि धीरे धीरे इस लड़ाई को खींचो, कोई ऐसा सिविलियंस पे अटैक मत करो, रेजिस्टेंस को लेकिन खत्म करो। लेकिन रेजिस्टेंस को खत्म करने का जो अमेरिकन तरीका है वो दूसरा है। वो एकदम से सब कुछ खत्म कर देना, मार देना नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई, रेजिस्टेंस को एंगेज करो, एक लंबी लड़ाई में धीरे धीरे उनको मारो। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका का ये गेम तो फेल हो चुका है। वियतनाम में उसने 10 साल यही किया, अफगानिस्तान में उसने 20 साल यही किया। अमेरिका के तो सारे गेम फेल हो चुके हैं। और आईसिस को आप जो आगे करके, और आईसिस से जो आप छोटे मोटे आप हमले करवा रहे हैं, और जो रशिया को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, रशिया कहां से इंटिमिडेट होगा आईसिस से? रशिया के पास, मतलब इन लोगों ने ये माहौल बनाया। इजराइल में क्या कहा जा रहा है? इजराइल में ये कहा गया कि देखो तुमने हमास को सपोर्ट किया, जो रशिया को कहा जा रहा है। इजरायली मीडिया ने कहा कि रशिया ने हमास को सपोर्ट किया, और अब आईसिस जो है उसने देखो रशिया को नहीं छोड़ा। तो अगर इस्लामिक रेडिकल्स को सपोर्ट करोगे तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो पुतिन ने जवाब दिया, कहा कि हमास कहां से, मतलब हमास आईसिस हो गया? हमास एक फ्रीडम फाइटर्स हैं, वहां एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो एक अलग सवाल। उसमें बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें वो एक जॉइंट फ्रंट बना है वहाँ इस्लामिस्ट का और लेफ्टिस्ट का। और तुम आईसिस से कंपेयर करो, आईसिस जो कि पूरी तरह से एक अमेरिका की मर्सनरी फोर्स है, भाड़े के सिपाही हैं जिनको अमेरिका ही नहीं कोई भी देश कभी भी हायर कर ले कुछ भी एक गलत काम कराने के लिए, कि कहीं पर बम ब्लास्ट करने के लिए, कहीं पर दंगा कराने के लिए, कहीं पर फॉल्स फ्लैग कराने के लिए। मुझको तो ये लग रहा है कि अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब भारत में भी इस तरीके के एक ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये भी आईएसएस टाइप लोगों को नर्चर करने की एक बात मैं आपको बताऊं अंदर की बात, कि ये भी एक कोशिश सामने आई थी, जो कि बाद में जब चीज वो खुल गई तो वो अबेंडन हो गई। ये मैं 2015 से 2017 की बात कर रहा हूं, जब ये हो गया कि नहीं इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये बात खुल जाएगी, तो उससे लोग पीछे हट गए। मैं इसमें कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि क्या यहां पर हो रहा है और क्या कराने की कोशिश ये लोग कर रही है। जो इजराइल अमेरिकन गठबंधन है, भारत तक को ये लोग इस तरह से मजबूर कर रहे थे कि वो ऐसे लोगों को हायर करके कुछ अपने काम कराए। अब उससे देखिए भारत बच गया। भारत बहुत सारी चीजों से अपनी जो पुरानी पॉलिसीज है वो उसने नहीं छोड़ी, या ये कहिए कि जो अभी राजनीतिक नेतृत्व है उसने तो हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम है पूरा, वो अभी भी देखिए कहीं ना कहीं बचा हुआ है और इसलिए वो ये गलतियां करने से रोकता रहता है। अब कब तक ये आगे चलेगा वो एक दीगर सवाल है। और ये हम आज अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो देखिए मुख्य मुद्दा है, ये बात साबित हो चुकी है कि आईसिस इसके पीछे था, जो रशिया में अटैक हुआ। आईसिस के पीछे यूक्रेन था, यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नेटो थे, और इजराइल भी ऑब्वियसली उसके साथ था, क्योंकि इजराइल के तो आईसिस से पुराने संबंध है। आईसिस के लोग वहां पर ट्रीटमेंट लेने, मतलब ये पकड़, इसके वीडियोज रिलीज हुए तो उस समय 2015-2016 में, कि आईसिस के लोग इजराइल के अस्पतालों में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इस पूरी सिचुएशन में जब इजराइल इस हद तक आ गया है और अमेरिका इस हद तक आ गया है, तो ये जो पूरा यूएनओ रेजोल्यूशन को लेके जो पूरी बात चल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी लाइन को थोपने में ज्यादा सफल रहा है। लेकिन यहां पर हम आपको वार्न भी करना चाहते हैं कि अमेरिका जो लाइन लेके आएगा वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी, वो ज्यादा इस तरह की होगी कि देखो ह्यूमैनिटेरियन एड और वो सब हम पहुंचाएंगे। वो जो कह रहा है कि हम 2.2 मिलियन, मतलब 22 लाख लोगों का खाना ला रहे हैं शिप से, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। कुछ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स होंगे जो कुछ जेन्युइन भी होंगे, जो मतलब आपको जमीन पे दिखाई देंगे। जेन्युइन नहीं होंगे, जमीन पे दिखाई देंगे आपको कि भाई ठीक है, हाँ ये देखिए मदद अमेरिका ने पहुंचाई, ये मदद और लोगों ने पहुंचाई, मतलब जो नेटो देश है उन्होंने पहुंचाई, और इजराइल को मतलब इजराइल को दूर रख के पहुंचाई। ये भी ड्रामा होगा। लेकिन इसके पीछे जो इनका मकसद है, जो रेजिस्टेंस समझ रहा है, रेजिस्टेंस ने जो बयान दिया है, देखिए आज जो ताजा बयान दिया, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को वेलकम किया और आज उन्होंने बयान दिया कि किसी भी तरीके से किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें अमेरिका इजराइल के खिलाफ है। अमेरिका और इजराइल एक हैं। उनका तरीका केवल बहस तरीके पे है कि किस तरीके क्या टैक्टिक्स ली जाए जिससे हम जो कंट्रोल है इजराइल और अमेरिका का गाजा पे, भाई गाजा के में मतलब बीच फ्रंट में तेल है, बहुत सारे मतलब वाटर रिसोर्सेज हैं। गाजा इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ऑयल, वाटर, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें, अच्छा अभी तो जो ट्रम्प का सन इन लॉ है उसका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने कहा था कि गाजा के बीच फ्रंट को हम डेवलप करेंगे एज ए टूरिस्ट साइट, हम डेवलप करेंगे। अरे तुम कौन होते हो, हम डेवलप करेंगे। अब आप बताइए, तो अमेरिका का इसमें एक जो इरादा यही है कि धीरे धीरे वो भी यही चाहता है कि गाजा के लोग डिस्प्लेस हों, ये हों, लेकिन वो चाहता है धीरे धीरे हो और इस तरीके से हो कि दुनिया को ये लगे कि जैसे कुछ अमेरिका सही काम कर रहा। अच्छा, ये भी अमेरिका आस लगाए बैठा है कि अभी फिलिस्तीन के अंदर उसके कुछ लोग बाकी हैं, कुछ दोस्त बाकी हैं जिनको वो आगे लाके इस रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा। लेकिन वो सारी कोशिशें खत्म हो चुकी हैं, वो सफल नहीं हुई हैं और ये भी नहीं सफल होगा। और रेजिस्टेंस ने जैसा कहा है कि हम लोग इजराइल और अमेरिका दोनों को धूल चटा देंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।